खौफ व हरास के धुंधलकों में लिपटी एक पुरअसरार तहरीर। तजस्सुस इंसान को कभी कभार ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां उसके पास पछताने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। सदियों पुराने बदबूदार गटर में खड़े वो ऐसा कौन सा राज पाने के लिए वहां पहुंचे थे। आइए जानिए इस लर्ज़ाखेज कहानी में जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी भूतनगर। यूं तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शहर हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जिसके मुतालिक बहुत सी बेसरोपा, अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोग उन अफवाहों को अपनी तरफ से मज़ीद मसाला लगाकर यूं आगे बयान करते हैं कि लोगों पर खौफ व हरास की सी एक कैफियत तारी हो जाती है और लोग उन जगहों पर जाने से कतराने लगते हैं। हत्ता कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो सयाहों के लिए तफरीही मुकाम का दर्जा रखती हैं, तो ऐसी अफवाहों की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह की अफवाहों की वजह से ही लोग उन तफरीही मुकामात का रुख करना छोड़ देते हैं और इसी के नतीजे में वो जगहें वीरानी का शिकार होकर खंडरात में बदल जाती हैं। और ये तो सब जानते ही हैं कि भूत प्रेत और दीगर अनदेखी मखलूक़ात ऐसी जगहों पर अपना बसेरा कर लेती हैं और इस तरह लोगों की तरफ से फैलाई गई बेसरोपा अफवाहें सच साबित हो जाती हैं। जन्नात का वजूद तो बरहक है। कुरान पाक की आखिरी सूरह नास में उनका जिक्र किया गया है। एक मुफ्ती साहब से पूछने पर मालूम हुआ कि जन्नात 3 अक़साम के होते हैं। उनमें से एक किस्म के पर होते हैं जिनकी मदद से वो फ़िज़ा में उड़ते फिरते हैं। जन्नात की दूसरी किस्म सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं और तीसरे किस्म के जन्नात किसी वीरान जगह पर बसेरा कर लेते हैं या फिर वहां से कूच करके किसी और जगह जा बसते हैं, जिनके लग़वी मानी दिखाई ना देने वाली मखलूक हैं। लेकिन कुछ जिन्नात मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में इंसानों के कब्ज़े में आ जाते हैं और फिर ज़रूरत के वक्त ख़ुद को ज़ाहिर भी कर देते हैं। अब ये और बात है कि ज़ाहिर होते वक्त वो अपनी असल शक्ल की बजाय इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, वरना तो उसे देखने वाले का दिल फट जाए। इंसान से शैतान की दुश्मनी तो अज़ल से ही चली आ रही है और शैतान नित नए तरीक़ों से इंसान को तंग करने में कोशां रहता है। अक्सर ये भी देखने में आया है कि शैतान हमेशा कमज़ोर ईमान वालों को वरगलाने में कामयाब हो जाता है। मजबूत ईमान वाले इंसानों से तो ये खुद दूर भागता है। अब ये और बात है कि वो उन्हें भी वरगलाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अपने मकसद में नाकाम होकर सर पटकने लगता है और अपना गुस्सा कमज़ोर ईमान वालों पर उतार कर खुश होता है। ये भी मुशाहदे में आया है कि खबीस रूहें ऐसे इंसानों पर मुसल्लत होकर उनसे इस्लाम के मुनाफी काम करवाने पर उकसाती हैं और किसी किस्म के इनकार की सूरत में उन्हें मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं करती। ऐसे मकासद हासिल करने के लिए वो सफली दुनिया के आमलों को इस्तेमाल करती हैं जो शैतान के पैरोकारों में से होते हैं। एक हदीस पाक है कि शाम होते ही अपने घरों के दरवाज़ों को बंद रखा करें, क्योंकि ऐसे वक्त में मुसाफिर जन्नात उन खुले दरवाज़ों से घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। अगर जन्नात पर बहस की जाए तो शायद ये कहानी उसी बहस की नज़र हो जाए, इसीलिए किस्सा मुख्तसर असल कहानी की तरफ आ जाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, सूबा बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में वाक़े एक छोटी सी बस्ती अपोजई से 2 किलोमीटर के फासले पर एक पुरअसरार जंगल है जिसमें चीड़ और सुंबल के लंबे और घने दरख्त मौजूद हैं। उस जंगल के बीचों बीच बहुत पुराने कच्चे खंडरात की इमारत मौजूद है जो तकरीबन 8 कनाल रकबे पर फैली हुई है। उन खंडरात की इमारत को उस जंगल में आखिर किसने तब्दील किया था और फिर वो इमारत खौफनाक खंडरात में कैसे बदल गई, इसके मुतालिक कोई भी हकीकत या असल बात बताने के लिए हरगिज़ तैयार न होता था। हत्ता कि उस बस्ती में मौजूद बुजुर्ग हजरात भी उन खंडरात का नाम सुनकर खामोश हो जाया करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों पर उन खंडरात का जिक्र सुनते ही लर्ज़ा तारी हो जाता और उनकी आंखों में खौफ के साए मंडलाने लगते थे। वल्लाह आलम ऐसी क्या बात थी कि उस बस्ती का हर फर्द उनसे दूर ही भागता था।
एमए उर्दू के फाइनल इम्तहान देने के बाद रावी चैन ही चैन लिखता था। बचपन से ही मुझे खौफनाक और दहशतनाक कहानियाँ नॉवल पढ़ने का जुनून की हद तक शौक़ रहा है। मैं अपने जेब खर्च से अक्सर ऐसी कहानियाँ ही ख़रीदा करता था और स्कूल फिर कॉलेज हत्ता कि अब यूनिवर्सिटी से फ़राग़त मिलने के बाद वही शौक़ जारी था। मगर इसके साथ ये तब्दीली ज़रूर आई थी कि अब खौफनाक फ़िल्में भी देखने का मौका मुझे मिल जाता था। नॉवलों से ज़्यादा अब ड्राउनी और सस्पेंस से भरपूर फ़िल्में देखने में बहुत मज़ा आता था और इसीलिए कभी कभार हम दोस्त मिलकर ऐसी फिल्मों का लुत्फ़ उठाते थे और इस तरह काफ़ी हल्ला गुल्ला भी करते रहते थे। अब चूँकि तालीम से फ़ारिग हो चुके थे, इसीलिए तबीयत में एक बेचैनी सी रहने लगी थी कि कहीं एडवेंचर के लिए निकला जाए। ड्राउनी फिल्में भी आखिर कितनी देखी जाती, इसीलिए अब घर में रहकर सर पर बोरियत सवार रहने लगी थी। मैंने खाना खाकर अभी चाय का कप मुँह से लगाया ही था कि अचानक मोबाइल के रिंगटोन पर कॉलर का नाम देखा। वो अरसलान का था। मैंने जल्दी से उसकी कॉल पिक की। दूसरी तरफ से उसकी पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। उसका जोश बता रहा था कि उसे कोई मनपसंद शय मिल गई है। अब ये नहीं पता था कि वो क्या शय थी जिसे पाकर वो इतना खुश और पुरजोश लग रहा था। अरे भाई, खैरियत तो है? या तुम्हें हफ्तुल अकलीम की दौलत तो नहीं मिल गई? मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसके साथ ही मैंने स्पीकर ऑन कर लिया था ताकि साथ साथ चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ होता रहूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो ऐसा ही है यार। मुझे आज अपने एक अजीज़ की ज़बानी मालूम हुआ है कि बलूचिस्तान में वाक़े एक बस्ती से 2 किलोमीटर दूर कोई खंडरात हैं जहाँ भूतों का बसेरा होने की वजह से उसे भूत नगर कहते हैं। मुझे भी उसकी बात सुनकर थोड़ा तजस्सुस हुआ और मैंने उससे मज़ीद मालूमात ले ली। मैंने सोचा क्यों ना एडवेंचर के तौर पर वहीं जाया जाए और ऐसे हम भूतों को अपनी जागती आंखों से देख लेंगे। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या हम दोनों ही वहाँ जाएंगे या तुमने किसी और से भी बात की है? मैंने तजस्सुस का इजहार करते हुए उससे पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने तौहीद और हैदर से भी बात कर ली है। बल्कि उन्होंने तो ये भी मशवरा दिया है कि हमें अपने साथ अपनी कारतूस बंदूकें भी लेकर जानी चाहिए, क्योंकि सुना है कि वो जंगल काफ़ी वसी इलाके पर फैला हुआ है। इसीलिए हो सकता है कि वहाँ बहुत से जंगली जानवर भी मौजूद हों। इस तरह हमें भूतों को देखने के साथ साथ जंगली जानवरों के शिकार का मौका भी मिल जाएगा। और वैसे भी जब से हमने ये बंदूकें ख़रीदी हैं, इन्हें पड़े पड़े जंग लगता जा रहा है। इसीलिए उनके इस मशवरे को मैंने फ़ौरी कबूल कर लिया। दूसरी जानिब से अरसलान की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ से तो यूं लग रहा था जैसे अभी वो उड़कर उस जंगल में पहुंच जाना चाहता हो। अरे ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। उन्होंने इसीलिए मेरी तरफ से तो प्रोग्राम डन है। मज़ीद कल इकट्ठे बैठकर वहाँ जाने का प्लान तरतीब देते हैं। ये कहकर मैंने कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद फ़ोन रख दिया। बुध की सुबह जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए हम चारों दोस्त कोयटा के लिए रवाना हो गए। इस सफ़र के लिए हमने अपनी ज़रूरत का सामान अपने बैगों में भर लिया था। हत्ता के 4 कारतूस वाली बंदूकें भी एक डब्बे में पैक करके सीट के नीचे रखी हुई थीं। सफ़र कैसा गुज़रा? आपको शायद इससे कोई दिलचस्पी ना होगी, इसीलिए सफ़र में पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात को कहानी की तवालत से बचाने के लिए इस कहानी का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इसीलिए दोस्तों, असल मुद्दा बयान करना ही मुनासिब रहेगा। खैर, कोयटा पहुंचकर हमने एक मुनासिब रेट वाला होटल तलाश करके उसमें एक रात के लिए रिहाइश के कमरे बुक करवाए और खाना वगैरह खाकर हम अपने कमरों में चले गए। ताज़ा दम होकर सुबह उस बस्ती की जानिब रवाना होना चाहते थे, क्योंकि हमें तो अभी तक ये नहीं पता था कि वहाँ पहुँचकर हमारे साथ किस किस्म के हालात पेश आएंगे। इसीलिए पेट भरते ही हम पर नींद का गलबा पूरी तरह हमलावर होने को तैयार था। इसलिए हम अपने कमरों में पहुंचते ही बिस्तरों पर यूं ढेर हो गए जैसे हम कोयटा बजरिया ट्रेन नहीं बल्कि पैदल पहुंचे हों। सुबह नींद से बेदार होकर हम सब ज़रूरी हाजात से फरागत पाने के बाद नहा धोकर होटल की लॉबी में पहुंच गए। नाश्ते का ऑर्डर दे दिया और 20 मिनट बाद ही हम सब नाश्ते से फारिग होकर होटल से निकल आए। फ़िलहाल हमने इसी होटल में क़याम करने का फ़ैसला किया था ताकि उस बस्ती में पहुंचकर वहां के हालात का जायज़ा लिया जाए।
اور اگر وہاں رہنے کے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ مل جاتا ہے تو ہم واپس آ کر اس ہوٹل کو خیر باد کہہ دیں گے۔ کچھ دیر شہر میں مٹر گشت کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹیکسی والے سے اس بستی کی طرف جانے کا پوچھا۔ پہلے تو وہ ہمیں یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی قربانی کے بکرے کو دیکھتا ہے، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس نے یہ مسکراہٹ ہم پر ظاہر نہیں ہونے دی کیونکہ اس نے یکدم اپنا نچلا ہونٹ زور سے بھینچ لیا تھا۔ جی صاحب، ہم لے جائے گا تم سب کو اس بستی میں جس طرف کوئی جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے، خوچا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پٹھانوں والے مخصوص لہجے میں میری بات کا جواب دیا۔ کیا مطلب خان صاحب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو جب تم لوگ وہاں جا کر خود دیکھ لو گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے، اس نے دانت نکوستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ ارے چھوڑو یار، کس خامخواہ کی بحث میں پڑ گئے ہو، چلو خان صاحب ہمیں اس بستی تک لے چلو۔ یہ کہہ کر توحید نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ٹیکسی کے اندر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر ہم چاروں اس میں سوار ہو کر اس بستی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چونکہ دن کا وقت تھا اسی لیے لوگوں کی ریل پیل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی رواں دواں تھی۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، ہم ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس بستی کے نزدیک پہنچ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نہ جانے کیوں اس بستی سے اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ ہمیں اس سے ½ کلومیٹر دور ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں نے اسے کرائے کے علاوہ اچھی خاصی ٹپ بھی دی تھی۔ کرایہ اور ٹپ لے کر وہ بغیر ہمارا شکریہ ادا کیے یوں واپس شہر کی جانب بھاگا جیسے اس کے پیچھے بھوت لگ گئے ہوں۔ بستی کی طرف جانے والے راستے پر ہم چاروں دوست گپے ہانکتے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اس طرف جانے والی کوئی گاڑی وغیرہ ابھی تک دکھائی نہ دے رہی تھی کہ جس سے لفٹ لے کر ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ خیر 15 منٹ بعد ہم بستی کے اندر داخل ہو گئے اور چلتے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگے۔ سامنے ایک دکان دیکھ کر ہم اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے اس تک پہنچ کر رک گئے۔ دکان پر ایک بوڑھی عورت کھڑی بچوں کو سودا سلف دینے میں مصروف تھی۔ ہم ایک جانب کھڑے ان بچوں کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگے اور بچوں کے جاتے ہی ہم نے بھی اس بوڑھی عورت سے ضرورت کا کچھ سامان خریدا اور پیسے دے کر اس سے اس بستی کے قریب موجود اس جنگل میں موجود ان بوسیدہ کھنڈرات کے متعلق جاننا چاہا۔ پہلے تو وہ عورت ہمیں حیرت سے دیکھتی رہی، پھر یکدم چونک سی گئی جیسے اسے اب ہوش آیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ تم ان کھنڈرات کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھی عورت نے خوفزدہ لہجے میں یوں پوچھا جیسے ہم نے اس سے کوہکاف کا پتہ پوچھ لیا ہو۔ دراصل ہم وہ کھنڈرات خریدنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہاں جا کر اس عمارت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، حیدر نے تمسخرانہ انداز میں اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت نے یکدم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تعصب سے اپنا سر ہلانے لگی جیسے اس کی بات سن کر اسے اس پر ترس آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم اگر لوگ مرنے کے لیے خود وہاں جانا چاہتے ہو تو میں بخوشی تمہیں وہاں کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے ہمیں وہاں جانے کے لیے تمام راستے کے متعلق تفصیل سے بتا دیا اور پھر ہم دوبارہ وہاں سے واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ یار مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑھیا ہمیں واپس جاتے ہوئے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی عید قرباں پر اپنے جانور کو آخری بار دیکھتا ہے۔ ارسلان نے کمرے میں پہنچتے ہی نوید سنائی۔ پتہ نہیں سارے راستے وہ خاموش کیسے رہا تھا۔ ارے بھاڑ میں جائے بڑھیا، وہ کون سا ہماری پھوپھی لگتی تھی جو اس کا یوں تذکرہ کرے۔ ہم نے جو معلومات لینی تھی وہ تو بستی کے اندر جانے سے پہلے ہی اس سے مل گئی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ رات آرام کر کے کل 10 بجے کے قریب یہاں سے نکل چلیں گے اور ہوٹل سے مکمل چیک آؤٹ کر کے ہی نکلیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ واپسی کیسے ہوگی۔ میں نے اس کی بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہا اور شام ہوتے ہی ہم ہوٹل کی لابی میں پہنچ کر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر خوش گپیوں میں مصروف رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اپنے کمروں میں آرام کرنے کی نیت سے پہنچ گئے۔ ہمیں تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد تو جیسے کوئی ہمیں جھولے میں بٹھا کر لوریاں دے دے کر سلانے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی اور پورا کمرہ خراٹوں سے گونجنے لگا۔
صبح 9 بجے تک ہم سب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہوٹل کا بل ادا کر کے باہر نکل کر ایک ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک ٹیکسی والے سے بات کر کے بستی اپوزئی سے 2 کلومیٹر دور اس جنگل میں جانے کی بات کی جس میں وہ پراسرار کھنڈرات تھے۔ پہلے تو ٹیکسی والا گھبرا کر انکار کرنے لگا، مگر جب ہم نے اسے منہ مانگا کرایہ دینے کا کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر موجود ایک رجسٹر میں ضروری اندراج کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، موسم کافی اچھا ہو رہا تھا، سردیاں شروع ہو چکی تھیں، اسی لیے دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی ہمارے پاس جیکٹیں موجود تھیں، اسی لیے ہمیں کوئی خاص پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ ٹیکسی شہر کی حدود سے نکل کر اس جنگل کی جانب دوڑتی چلی جا رہی تھی اور ہم آپس میں انہی پراسرار کھنڈرات کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ صاحب، آپ لوگ کدھر سے آیا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے سامنے لگے شیشے میں ہماری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر توحید شاید کسی دوست سے موبائل پر بات چیت کر رہا تھا، اسی لیے اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خان صاحب، ہم کراچی سے آئے ہیں اور ہمیں ایسی جگہیں دیکھنے کا بہت شوق ہے جن کے متعلق عجیب و غریب افواہیں پھیلی ہوتی ہیں کہ وہاں جن بھوت یا روحوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے ڈرانے والے انداز میں وہ بات بھی بتا دی جو کہ سچ ہی تھی۔ ہم سمجھے تھے کہ شاید ہماری بات سن کر وہ سہم جائے گا اور دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی کیونکہ میری بات سن کر اس کے منہ سے ایک قہقہہ نکل گیا تھا۔